पे आप लोगों Recording ने in बस उसको progress. कीवर्ड सबमिट कराने हो, आप लोग एक अजीब सी फाइल उसको नहीं दे सकते कि बस देख लो जो चीज तुमने मांगी थी वो चीज हमने दे दी है, बल्कि आप लोगों ने हमेशा जो चीज देनी है उसको प्रॉपर तरीके से खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करके देना है। जी सर। और सर अगर हमने बैकलिंक्स लगा दी हैं तो उसकी रिपोर्ट कैसे देंगे कि हमने यहाँ बैकलिंक जहां लगा पे दी? आप लोग बैकलिंक लगाते हैं और जिस पेज पे बैकलिंक लगाते हैं उसका यूआरएल कॉपी करके उसको पकड़ा देते हैं, जहां पे आप खुद जाके चेक करते होते हैं कि बैकलिंक लग गया है, पब्लिकली है या नहीं, क्लिकेबल है या नहीं। जी वो लिंक जो कॉपी करके आप अदर ब्राउजर में ओपन करते हैं वही लिंक आप लोगों के बैकलिंक का रिकॉर्ड है। आप लोग जब उसको वो लिंक कॉपी करके देंगे वो उसी लिंक को खोल के देखेगा मेरा लिंक कहाँ पे लगा हुआ है, जी सर। कैसा लगा हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। जी फायजा मुनीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये कहना था कि आपने कहा था कि ये ब्लॉगिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं ये वो इस वीकेंड पे अपलोड करवा दूंगा, तो सर काइंडली वो लाजमी करवा दीजिएगा ताकि हमारा एक दफा रिवाइज हो जाए। इंशाल्लाह मैं जरूर। बस सर यही कहना था, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी किरण इफ्तिखार, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे से बाकी हम दोबारा फाइबर पे आ जाएंगे। किरण इफ्तिखार। सर पेनियर अकाउंट कब और कैसे बनाना है? पेनियर अकाउंट आप लोगों ने तब बनाना है जब कोई ऑर्डर आने के बाद पेमेंट रिसीव करनी हो। आप लोग पेनियर अकाउंट बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, बेशक अभी बना लें। आप लोगों ने खुद बनाना है। और फैसल बैंक वाले जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो यूट्यूब कर लें, बहुत आसान तरीका है। चलें जी आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल हम लोगों ने देखा था डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन को भी छोड़ दें, मैं नहीं कर रहा इसको, हम नहीं करते इसको। अच्छा, इमेज और इंफोग्राफिक बैकलिंक, ऐसे बैकलिंक होते हैं। आप लोगों की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूं इसे। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेबसाइट है और मेरी एक वेबसाइट है ट्रैफिक रेसर प्रीमियम एपीके। मैं इस पोस्ट को रैंक करना चाहता हूं और इसके इमेज बैकलिंक मैं कैसे क्रिएट करूंगा कि इस वेबसाइट के अंदर जो मेरी इमेजेस लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट के अंदर लगी हुई इमेज है, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूं और इसको मैं चेक करूं तो ये जो वेबसाइट है वो जेपेज इमेज अपलोड कहाँ हुई हुई है, मेरी वेबसाइट पे हुई हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस इमेज के लिंक को कॉपी करके अपनी रेलिवेंट पोस्ट फाइंड आउट करके, चाहे फॉरम बैकलिंक हो चाहे फॉरम के अलावा ब्लॉग कमेंट बैकलिंक हो, आप लोगों ने वहां जाके ये अपना इमेज वाला लिंक वहां पे पेस्ट कर देना है। और जहां पे आप लोग अपना इमेज बैकलिंक लगा के आएंगे वो आप लोगों का इमेज बैकलिंक के तौर पे काउंट होगा। ठीक है, इमेज बैकलिंक का मतलब होता है कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर जिस भी पोस्ट को आप लोगों ने इमेज बैकलिंक देना हो, आप लोग उसी पोस्ट के अंदर मौजूद जो आप लोगों के अपलोडेड इमेजेस होते हैं, ये हो गया या ये, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अपनी ही इमेज कॉपी करें और किसी भी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करते हुए या फॉरम, वहां पे आप लोगों ने जाके अपना ये लिंक पेस्ट करके वापस आ जाना है और वहां पे आप लोगों का जो बैकलिंक क्रिएट होगा वो इमेज बैकलिंक क्रिएट होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इमेज अपलोड करने की इजाजत होती है, आप लोग वहां पे इमेज अपलोड करके भी आ जाएं तो आप लोगों को इमेज बैकलिंक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इमेज अपलोडिंग वेबसाइट्स। इमेज अपलोडिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल ये IMGDB, IMGBB है और गुरु 99 है,
या ये और हैं वेबसाइट्स, आप लोग इधर आके स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करते हुए अपनी कोई भी इमेज यहाँ पे कॉपी करेंगे और इनकी आगे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी जाती है। आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है कि इमेज की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखें तो आप लोग वहां पे भी अपना लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का, और इमेज अपलोडिंग वेबसाइट में से आप लोगों को एक बैकलिंक मिल सकता है। लेकिन असल प्रैक्टिस वही है कि आप लोग अपनी इमेजेस का लिंक कॉपी करने के बाद डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके इमेज लिंक जब डाल के आते हैं तो आप लोगों को इमेज बैकलिंक मिल जाता है। अच्छा, सेम इसी तरह से वीडियो बैकलिंक का यूट्यूब, वीमियो वगैरह ये वेबसाइट्स हो गई, इनके ऊपर आप लोगों का वीडियो अपलोड करना और इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके अपनी वेबसाइट का लिंक देना आप लोगों के लिए इमेज या ऑडियो बैकलिंक हो सकता है। ठीक है जी, ऑडियो वीडियो बैकलिंक या ऑडियो बैकलिंक के अंदर यही है कि आप लोग जब अपनी एक वीडियो कैनवा के ऊपर आप लोग अपनी एक यूनिक वीडियो क्रिएट कर लें कैनवा के ऊपर, और उस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लें। यूनिक वीडियो होनी चाहिए, किसी की कॉपी इमेज वीडियो नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग जाके जब डालते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो या किसी भी और वीडियो वेबसाइट पे, तो आप लोग वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती कैनवा से, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। तो जब उनका आप लोगों को क्या मिलते हैं, आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना लिंक डालते हैं तो आप लोगों को वीडियो बैकलिंक मिलता है, या आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करने के बाद उसका लिंक उठा के या उसका आई फ्रेम लिंक उठा के कहीं पे जाके डाल के आते हैं और वहां पे आप लोगों की अगर वीडियो विजिबल हो जाती है तो इस तरीके से भी आप लोगों को वीडियो बैकलिंक मिल सकता है। इसके ऊपर मजीद आप लोग यूट्यूब करेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाती है एक चीज, लिंक एक्सचेंज। ऑटो जनरेटेड लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो आप लोगों को खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जिसको हम लोग पीबीएन बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते होते। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के लिए हम आर्टिफिशियल ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। इसका कंसेप्ट जरा यूट्यूब पे देखिएगा। इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा ये हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है। इसको बनाते तैयार करते हुए अगर कोई कमी बेशी गलती हो जाए तो बंदा स्पैम हो सकता है। हम लोग बहुत बुरे तरीके से 2 बार स्पैम हुए हैं पीबीएन बैकलिंक क्रिएट करने की वजह से। तो पीबीएन को आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क या पीबीएन बैकलिंक क्या होते हैं। ऑटो जनरेटेड वो होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स आप लोगों के ऑटो जनरेट कर देती हैं। बाकी ये लिंक एक्सचेंज जो है ये आप लोगों का गेस्ट पोस्ट के साथ रिलेट करता है। अच्छा, फुटर बैकलिंक्स ऐसे वेब बैकलिंक्स होते हैं कि आप लोग किसी भी वेबसाइट को कहते हैं कि मुझे बैकलिंक चाहिए, और वो अगर मान जाते हैं तो आप लोग उनको क्या कहते हैं कि आप लोग हमें अपने फुटर में से बैकलिंक दे दें, या आप लोग अक्सर उनको ये कहते हैं कि मुझे आप लोग अपने हेडर में से बैकलिंक दे दें। जैसे यहाँ पे आपने ऐप का बटन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट के लिंक लगा के किसी भी बटन के ऊपर, एंकर के ऊपर आप लोग मेरा लिंक लगा दें, या सेम प्रैक्टिस से आप अपने फुटर के अंदर बैकलिंक लगा दें, तो ऐसा बैकलिंक जो होता है वो बहुत पावरफुल बैकलिंक होता है। और जो वेबसाइट आप लोगों को फुटर या हेडर बैकलिंक देती होती है, बेसिकली वो फोर्स कर रही होती है गूगल को कि मेरी सारी की सारी अथॉरिटी इसको हर सूरत ट्रांसफर की जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा बैकलिंक बहुत कम लोग वेबसाइट्स वाले आप लोगों को देते हैं, बड़ी आसानी से नहीं मिलता। मे भी अगर आप लोगों को कोई दे देता है तो उसका फायदा क्या होता है। अब मेरी इस वेबसाइट के अंदर कितनी पोस्ट हैं, मैं इसको अगर चेक करूं, मेरी इस वेबसाइट के अंदर जी 15,000 बैकलिंक, 15,000 पोस्ट हुई हैं इस वेबसाइट के अंदर। अगर मैं फुटर के अंदर ये बैकलिंक लगा देता हूं या हेडर के अंदर बैकलिंक लगा देता हूं, मेरी किसी भी पोस्ट के अंदर और कुछ हो ना हो, ये फुटर और हेडर तो हर पोस्ट के अंदर मौजूद है। तो एक फुटर के अंदर बैकलिंक लगाने से जितनी इसके लिंक होंगे मेरी वेबसाइट को, उतना बैकलिंक एट वंस मिल जाएगा। अगर ये kingmodapk.net की जिसके टोटल 15,500 पेजेस हैं, जिनके अंदर ये तमाम पे फुटर नजर आ रहा होगा, अगर ये अपने फुटर के अंदर मुझे एक बैकलिंक दे देता है तो ये फुटर तो हर पोस्ट के अंदर शो होगा।
तो 15,500 पोस्ट में से मुझे एट वंस बैकलिंक मिल जाएगा। तो फुटर बैकलिंक या हेडर बैकलिंक्स जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, आसानी से कोई भी नहीं देता, क्योंकि इसके जरिए आप लोगों की वेबसाइट को बहुत जबरदस्त किस्म का बूस्ट और बूम मिलता है। तो अक्सर लोग फिर क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स में से अपनी दूसरी वेबसाइट्स को हेडर एंड फुटर में से बैकलिंक देते रहते हैं। रीडायरेक्ट बैकलिंक्स सेम एग्जांपल हो सकती है एक्सपायर्ड डोमेन्स बैकलिंक्स की। ये क्या चीज है, मैं चलता हूं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, एक्सपायर्ड डोमेन्स, और यहां पे एक वेबसाइट आके ओपन होती है expireddomains.net। expireddomains.net एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे कोई भी वेबसाइट रजिस्टर होने के बाद, चलने के बाद जब बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई बंदा अगले साल के लिए उसको रिन्यू नहीं करता, तो वो वेबसाइट जो होती है वो अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाती है लोगों के लिए। एक्सपायर्ड डोमेन का यही मतलब हुआ ना, एक वेबसाइट चल रही है और एक साल गुजरने के बाद किसी भी बंदे ने जिसने उसको बुक किया हुआ था उसको नेक्स्ट ईयर के लिए उसने अपडेट नहीं किया, बुक नहीं किया, पेमेंट नहीं की, और वो वेबसाइट दोबारा एक्सपायर होने के बाद अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारी वेबसाइट 17/3 को खत्म होके अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुई है। तो ये expireddomain.net वाली जो वेबसाइट है ये बता रही है कि इस वेबसाइट का 25,000 बैकलिंक है, इस वेबसाइट का 19,000 बैकलिंक है, इसका 14,000 बैकलिंक है। लिहाजा अगर इस वेबसाइट को मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं एक टूल है ऑनलाइन गूगल के अंदर से आप लोगों को सर्च करने का तरीका बता देता हूं, PADA चेकर, PADA चेकर। तो यहां पे आप लोगों को एक टूल मिलेगा PADA चेकर। आप लोग इस टूल के अंदर आके इस वेबसाइट को डालें, ये पेस्ट किया मैंने, देन आप लोग चेक अथॉरिटी के ऊपर नीचे क्लिक करें। बैकलिंक का तो मुझे पता चल गया, इसका 14,000 बैकलिंक है, मतलब इसकी पावर होगी, लाजमी इसकी पावर होगी वेबसाइट की जो एक्सपायर हुई है। ये इतनी पावरफुल हुई होगी कि अगर इसको मैं बुक करके अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता हूं तो इसके जितनी भी अथॉरिटी होगी मेरी नई डोमेन को मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है बता दे मेरे भाई, चेक अथॉरिटी कहाँ चेक हो रही है, चेक अथॉरिटी, अच्छा ये टूल नहीं वर्क कर रहा, मैं कोई और टूल देख लेता हूँ। इसको मैं दोबारा गूगल में आता हूँ PADA चेकर पे, और ये एक और वेबसाइट है ये देख लेते हैं, ये एक और वेबसाइट है यहाँ पे देख लेते हैं PADA चेकर। PA मतलब पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी मोज वाली। मैं यहाँ पे डोमेन का नाम डालता हूँ और ट्रैफिक लाइट्स की सिक्योरिटी का कह रहे हैं, ये मैं चेक कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, देख लेते हैं ये बताता है या नहीं। वो इसका स्टेटस बता रहा है 14, हालांकि इसको PADA बताना है मुझे। यहाँ पे डाला, यहाँ पे वो कहता है ब्रिजेस देखें कौन सी है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, और उसके बाद चेक, बल्कि यही वेबसाइट है, वेबसाइट seochecker.com। तो इसकी पेज अथॉरिटी है 54 और इसका DA डोमेन अथॉरिटी है 14। और मजे की बात है इसका स्पैम स्कोर 56 है, स्पैम स्कोर, यानी कि ये वेबसाइट अब्यूज हो चुकी है, ये सही नहीं है क्योंकि इसका स्पैम स्कोर ज्यादा है, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी का स्पैम स्कोर कम हो और PADA ज्यादा हो तो लोग क्या करते हैं, उस डोमेन को जाके बुक कर लेते हैं, और बुक करने के बाद उस डोमेन को क्या करते हैं, उस डोमेन को रीडायरेक्ट कर देते हैं। कौन सा रीडायरेक्ट? 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? परमानेंट रीडायरेक्ट। ये रीडायरेक्ट होती क्या चीज है? ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट थी जिसकी अथॉरिटी अच्छी थी, अब वो क्या करेंगे, इसको बुक कर लेंगे और इसको 301 करेंगे। 301 करने से होता क्या है कि कोई भी बंदा जब इस वेबसाइट को ओपन करेगा वो हमारी उस वेबसाइट पे चला जाएगा जिसको हम इसकी पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। कोई भी बंदा जब इस वेबसाइट को ओपन करेगा
वो रीडायरेक्ट होकर हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पे चली जाएगी। तो इस प्रैक्टिस से लोग डोमेन पावरफुल एक्सपायर हुई हुई लेके रीडायरेक्ट करते हैं अपनी डोमेन्स के ऊपर, और इनकी जो अथॉरिटी होती है, जो कुछ अरसे तक खत्म हो जानी होती है, वो अगली वेबसाइट को ट्रांसफर हो जाती है। इस बात की समझ आई है? स्पैम वाली भी हो सकती हैं, ठीक है। लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स बुक करने के बाद, अब आप मेरे से अगर ये पूछेंगे सर नहीं 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 इसको लगा के दिखाएं ये कैसे लगता है, तो पहले तो मुझे आप लोगों के लिए कोई डोमेन बुक करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों के लिए रीडायरेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। इतना जहन में रख लें, एक्सपायर्ड डोमेन्स या रीडायरेक्ट बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं कि कोई भी पावरफुल डोमेन जिसका पीएडीए अच्छा हो, जिसके बैकलिंक अच्छे हों, जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो, जिसका स्पैम स्कोर कम हो, उसको लोग बुक करके 301 रीडायरेक्ट करके अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि उसकी सारी अथॉरिटी उसको ट्रांसफर हो जाए। अब 301 रीडायरेक्ट होता क्या है, कैसे लगता है, आप लोग इसको यूट्यूब कर सकते हैं। माइंड में आप लोगों के क्लियर हो गया। हमारे तौसा में वेबसाइट्स का काम होता है, ड्रामास का जरा ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। वैसे तो आजकल ब्लॉगर्स के ऊपर बड़ा सवाल चल रहा है, ब्लॉगर्स की वेबसाइट्स के सत्यानाश कर दिया है गूगल ने। एक कल मेरे ख्याल में गूगल की एक और अपडेट भी आ गई थी, 2023 की दूसरी अपडेट, उसके अंदर उसने मजीद वेबसाइट्स को रगड़े फेर दिए हैं। असल में एक तो हर साल मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं इसके अंदर गूगल की अपडेट्स बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन ये बात थी 2021 तक, 2022 से गूगल ने साबित किया कि अब मैं अपडेट कभी भी दे सकता हूं। तो गूगल की जो अपडेट पिछले महीने साल थी, वो 9 अपडेट्स एक साल के अंदर आई थी। अब मार्च तक 2 अपडेट्स दोबारा गूगल की आ चुकी हैं 2023 के अंदर। तो गूगल को जितना भी एआई से, चैट जीपीटी से या बिंग से या उसकी एडवर्टाइजमेंट से किसी भी तरह से अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो हमारे जैसे ब्लॉगर्स या पब्लिशर्स के साथ सख्ती करके उस नुकसान की भरपाई कर रहा है। देखें ये सिलसिला कब तक चलता है, कितना अरसा चलता है। वेबसाइट की अथॉरिटी कब होती है होती एक्सपायर्ड? वेबसाइट की अथॉरिटी कब होती है एक्सपायर? जब एक वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी क्रिएट हो जाए और उसे कोई भी बुक ना करे, और बुक करने के बाद वो एक्सपायर हो जाए और कोई और बंदा भी उसे यूज ना करे, तो मैक्सिमम 2, 2.5, 3 महीने के अंदर उसका पीएडीए जीरो हो जाता है और उसके बैकलिंक भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उसकी अथॉरिटी जीरो पे आ जाती है। सर ये कितने वक्त के लिए रीडायरेक्ट करते हैं? कुछ वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए। अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट को अपनी किसी वेबसाइट पर ट्रांसफर करते हैं और उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर करने के बाद आप लोगों को फील होता है कि मेरी वेबसाइट ने जंप लिया है और मेरी वेबसाइट रैंक हुई है और इस रीडायरेक्ट से मुझे फायदा हुआ है, वो आप पूरी जिंदगी आप लोगों ने डोमेन को बुक करके रखना है। जब तक आपकी मेजर डोमेन चल रही है, जिसको रीडायरेक्ट आप लोगों ने लगाया था, वो बिजनेस कर रही है, वो रैंक हो चुकी है, उसके रैंक को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को वो हमेशा बुक करती, रिन्यू करते रहनी होगी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी खत्म होने की बजाय आगे ट्रांसफर हो गई है। और अगर हम लोगों ने उसे अगले साल एक्सपायर होने दिया, तो उसकी जो अथॉरिटी अगले को मिली हुई थी वो फिर खत्म हो जाएगी। वो वेबसाइट जो अथॉरिटी ट्रांसफर होने की बेस पे रैंक हुई थी, वो दोबारा डी रैंक हो सकती है। इसलिए जब कोई एक रीडायरेक्टेड वेबसाइट किसी वेबसाइट को बेनिफिट देती है, तो फिर बेनिफिट आप लोगों को लंबा लेके चलना पड़ता है। तौसा वाले स्कूल में सिखाते हैं ब्लॉगिंग, हम भी वहां आ जाएं। मेरा इरादा हो रहा है, आज मेरी मुल्तान वाली टीम आई हुई थी, मैंने उन्हें समझाया कि कोर्स हो जाना चाहिए। तो फिर मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों की क्यूरीज। आप लोगों को तो चले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो फिजिकली सामने मौजूद होते हैं वो फिर जरा ज्यादा ही टाइम लेते हैं। देखेंगे क्या होता है। गूगल इतनी मर्जी अपडेट्स दे, जो रिस्क आपको मिलना है वो मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मेरा रिस्क तो कोई नहीं छीन सकता, चाहे गूगल ब्लॉगिंग को खत्म कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला मुझे कोई और रास्ता दे देगा, मुझे वहां से जाके मिल जाएगा। चीजें एब्सोल्यूट होती रहती हैं, ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा है। सर गूगल प्लेंटी तो नहीं लगाता रीडायरेक्ट करके अथॉरिटी लेने से। आजकल रीडायरेक्टेड बैकलिंक्स के ऊपर बड़ा सवाल आया हुआ है, वो कैसे? आज से 2-3 साल पहले हमारी एक वेबसाइट जिसके ऊपर
एडसेंस होता था और उसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक होती थी, जरा गौर से सुनिएगा, मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रह जाएं। हमारी वेबसाइट्स जो होती थी जिनके ऊपर एडसेंस होता था, अच्छी ट्रैफिक होती थी, अचानक हमारा एडसेंस ब्लॉक हो जाता था, तो हमारे पास दो तरीके होते थे। या तो उसके ऊपर कोई और कंपनी की एड्स लगा दें, लेकिन चूंकि वो एड्स हमें इतना कंपनीज अच्छा पे नहीं करती थी एडसेंस के मुकाबले में, तो दूसरा हमारे पास रास्ता होता था, अगर हमारी एक वेबसाइट है abc.com और उसका एडसेंस बंद हो गया है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग abc.net ले लेते थे और उस नई डोमेन के ऊपर अपनी पिछली डोमेन को रीडायरेक्ट कर देते थे। विद इन 3 to 4 days, मैक्सिमम 7 days, वो न्यूली रजिस्टर्ड वेबसाइट जो हम लोगों ने अभी रजिस्टर की है, वो पिछली हमारी वेबसाइट के उसके ऊपर रीडायरेक्ट होने की वजह से विद इन 3 to 7 days टॉप पे उसी पोजीशन पे नई डोमेन आ जाती थी जिसके ऊपर वो पुरानी मौजूद होती थी। फिर हम लोग क्या करते थे, उस नई वेबसाइट के ऊपर एड्स अप्रूव करा के फिर हमारा सफर चल पड़ता था 2-3 साल पहले। आजकल रीडायरेक्टेड बैकलिंक्स के ऊपर या रीडायरेक्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर या 301 रीडायरेक्ट के ऊपर सवाल आया हुआ है। हमारी इस वक्त 4 वेबसाइट्स हैं जो हमें एक बहुत बड़ी अर्निंग दे सकती हैं, बहुत बड़ी अर्निंग दे सकती हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन चारों वेबसाइट्स के ऊपर एडसेंस ब्लॉक है और उनके पास ट्रैफिक इतनी है कि छोटी मोटी वेबसाइट से जाके जब हम लोगों ने एडवर्टाइजर से जाके एड्स उनके लिए, तो उन्होंने कहा जितनी ट्रैफिक इनके ऊपर है हम लोग इनका जो एड्स कोटा है उससे ज्यादा इनको पे नहीं कर सकते, लिहाजा हम आपको एड्स नहीं देते। एक एक से रिजेक्ट होके ऑलमोस्ट जितने बड़े पब्लिशर हैं उन्होंने हमारी वेबसाइट्स को रिजेक्ट कर दिया है कि जितनी ट्रैफिक है हम लोग इनको ऐड देते नहीं, ये एडसेंस ही आप लोगों को देता। हम लोगों ने कहा एडसेंस तो बैन हो चुका है, अब हमारा ऐड का सिलसिला तो खत्म हो गया। अब हमने सोचा कि उनको क्यों ना रीडायरेक्ट कर दे नई डोमेन्स के ऊपर, 301 रीडायरेक्ट कर देंगे, परमानेंट रीडायरेक्ट कर देंगे। और मैंने कहा कि परमानेंट रीडायरेक्ट के ऊपर 100% अथॉरिटी आगे शिफ्ट हो जाती है, लेकिन 2022 और अब तक 2023 के अंदर हम लोगों ने जितनी वेबसाइट्स को रीडायरेक्ट किया है, एक एक महीना लगा दिया है हम लोगों ने उनका इंतजार करते हुए, पिछली वेबसाइट की अथॉरिटी हमें ट्रांसफर नहीं होती। अब इसमें कसूर किसका है? कसूर ये है कि अथॉरिटी का ट्रांसफर होना एक साइड से दूसरी तरफ ये नजर कहां आ रहा होता है? गूगल सर्च इंजन के अंदर। जहां पे मेरी पिछली वेबसाइट थी वो रीडायरेक्ट होती है तो अगली वेबसाइट उसी जगह पे रैंक हो जाती है। तो मतलब इस रीडायरेक्शन, इस रैंकिंग, इस अथॉरिटी के मूव होने के प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? गूगल। गूगल ने इस चीज को डिस्करेज किया है कि आप लोग किसी भी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करके आगे चले जाएं। क्यों? लोगों ने इसको एब्यूज करना शुरू कर दिया था, उनका एडसेंस बंद होता था, जिस पॉलिसी की बिहाफ पे बंद होता था वो ट्रांसफर करके आगे चले जाते थे, फिर एड्स लगा लेते थे, गूगल वहीं हाथ धरेगा धरा रह जाता था। तो अब गूगल रीडायरेक्टेड स्ट्रेटेजी को डिस्करेज कर रहा है और हम लोगों ने जितनी अपनी वेबसाइट्स आगे रीडायरेक्ट की हैं उनकी अथॉरिटी नहीं ट्रांसफर हो रही, जिसकी वजह से हम लोग निराश भी बहुत है, परेशान भी बहुत हैं, क्योंकि बजट जाया हो रहा है, ट्रैफिक जाया हो रही है और कभी नहीं पता होता ये वेबसाइट्स कितना अरसा रैंक होती हैं, रहती हैं, गूगल कब इनको आके पेनलाइज कर दे। 2023 में उन वेबसाइट्स को हमने जो पेनल्टी थी उनसे बचाया, 2023 की 2 पेनल्टीज से बचा लिया, न जाने वो कब शिकार हो जाएं, और जब अगर वो शिकार हुई तो वो जीरो हो जाएंगी, फिर वही बात है कि हमें उन्होंने फायदा कोई नहीं दिया। तो ये चीज बदलाव आता रहता है। पहले ये चीजें रीडायरेक्टेड बहुत आलीशान थी, लोग ड्रामा की वेबसाइट हमारे इलाके में बनाते थे, 5-6 यही रीडायरेक्टेड वेबसाइट्स उठा के लगा देते थे, साइट खड़ी हो जाती थी, टॉप पे आ जाती थी। आज वो 10 लगा लें, 15 लगा लें, 20 लगा लें, उनकी साइट नहीं आती। सर गूगल एडसेंस क्यों ब्लॉक कर देता है? अच्छा सवाल है। जब गूगल ने हमें एड्स दे दिए तो ब्लॉक क्यों करता है? अगर ब्लॉक ही करना था पहले दिया ही क्यों उसने हमें? बेसिकली गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी मर्जी वो जो भी करे। दूसरा, अगर वो इतनी सख्ती करेगा कि छोटी छोटी चीज के ऊपर हमारे एडसेंस बंद करेगा और अगर अप्रूवल नहीं देगा तो एड्स दिखाएगा कहां पे? वो लोगों ने उसको जो पैसा दिया हुआ है उनकी वेबसाइट्स की तशहीर वो किन की वेबसाइट्स पे करेगा? अगर हम हर बंदे के साथ वो सख्ती करेगा, शुरू शुरू में वो हमें अकाउंट दे देता है, हम लोग हल्की फुल्की अर्निंग करते रहते हैं, जब हमारी अर्निंग ज्यादा होती है तो वो फिर हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर, हमारे एडसेंस और हमारे कंटेंट को और हमारी बैकलिंक स्ट्रेटजीज, ये वो हर चीज को बड़े क्या कहते हैं
ध्यान से एनालाइज करना शुरू कर देता है। जब वो ये समझता है इनका कंटेंट क्वालिटेटिव नहीं है, ये कंटेंट कहीं से कॉपी कर रहे हैं, ये कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो ड्रामास पे काम कर रहे हैं, ये तो एपीके के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो मूवीज पे काम कर रहे हैं, ये तो और लोगों की ओनरशिप की चीजें हैं, ये जी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंकिंग लगा रहे हैं और अग्रेसिव और बड़ी बेकार किस्म की स्ट्रेटेजीज से लगा रहे हैं, जिससे ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये तो रैंक करने के चक्कर में है खुद, फिर वो हमें पकड़ के पेनलाइज कर देता है। शुरू शुरू में खिलाता है पिलाता है थोड़ा बहुत, जब देखता है कि अब ये मेरे से बहुत बड़ा शेयर लेने लगे हैं तब पकड़ लेता है। और उसमें से बचता कौन है फिर पेनल्टी में से? उस पेनल्टी में से बचता वो है जो फिर कंटेंट शुरू से अच्छा लिखता है, वेबसाइट स्ट्रक्चर शुरू से अच्छा रखता है, कॉपीराइटेड चीजों से हटके काम करता है, और बैकलिंक की बड़ी सेफ स्ट्रेटेजीज के साथ, बैकलिंक की बड़ी एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करके चलता है। तो जब कोई पेनल्टी वगैरह या अपडेट्स आती है वो बंदा इस तरह से बच जाता है, और फिर उस बंदे को कहा जाता है कि इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ये एसईओ बहुत अच्छी जानता है, ये ब्लॉगिंग बहुत अच्छी जानता है, ये रैंकिंग बहुत अच्छी जानता है, जो रिपीटेडली किसी गूगल की अपडेट से बचता रहे या चीजों अपनी को रैंक कर सके। इन शॉर्ट गूगल बाप उस्ताद है सबका। एग्जैक्टली गूगल की जो वो है होल्ड है पूरी दुनिया पे, वो बड़ा टाइट है, जिसको अब थोड़ा सा शेक आके किया है ओपन एआई और चैट जीपीटी ने, और किसी हद तक माइक्रोसॉफ्ट ने। और उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ वो जिस तरह से एक है ना, वो क्या कहते हैं, वो होती है गिरगिट होता है, उसको कुछ लकड़ी या किसी चीज से मारे तो वो डर के भागने की बजाय अकड़ के खड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से गूगल मजीद कोई तगड़ी चीज लेके आएगा इनको सीधा करने के लिए, क्योंकि गूगल इतनी जल्दी से मार्केट में से भागने वाला नहीं है, और इनको अपने सर पे सवार नहीं होने देगा, अपने ऊपर सवार नहीं होने देगा, और इतनी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को ये डिवैल्यू नहीं होने देगा। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी का कोई उससे ज्यादा तगड़ा वो तोड़ लेके आएगा, क्योंकि चैट जीपीटी आई तो है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उसने आके गूगल सर्च इंजन या इन चीजों को उसने उस लेवल पे इफेक्ट नहीं किया। बिंग के अंदर अगर इन्होंने, बिंग सर्च इंजन है, बिंग को अगर कंपटीशन में लाके खड़ा करना था गूगल के, तो इसको सर्च इंजन का वो किसी तरह से हिस्सा बनाते उन्होंने तो बिंग के अंदर सेपरेट ऑप्शन दे दिया है चैट का, जो हमें चैट जीपीटी पे चैट मिलती है वो उन्होंने एक बटन बना के दे दिया है। तो ये चीजें मे भी आगे जाके गूगल को टफ टाइम दें। करंटली जो उन्होंने अपना शो किया है, जो शो उन्होंने लगाया है, स्टेज सजाई है, उसके अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि गूगल को कोई इफेक्ट हुआ है। बट जैसे गूगल रेडली अवेलेबल है सबको, फ्री ओपन एआई नहीं है, तो वही बात है, उससे अच्छा कुछ आएगा। सर वेबसाइट्स पर आर्टिकल चैट जीपीटी से कॉपी कर सकते हैं? मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लोग कर रहे हैं सर, जैसे आपने बताया जो इस हिसाब से रिडायरेक्ट का ऑप्शन फिलहाल वर्किंग नहीं कर रहा है। नहीं, अब ये भी नहीं है कि 100% नहीं करेगा, मे भी किसी निच के ऊपर कर जाए। हमारी जो 2-4 निचेज हैं उनके ऊपर इसने नहीं किया। सर आपने यूजर और पासवर्ड भी सेंड किया था ग्रुप में? हाँ जी मैंने किया था, वो किसी नेक वक्त बच्चे ने तब्दील करके पर्सनल चैट जीपीटी बना लिया, जो 15 दिन बाद वैसे एक्सपायर हो जाएगा। सर जो सर्विसेज दे रहे हैं फेसबुक के गिग रैंक करने के लिए, देंगे क्या सर? ऐसे पॉसिबल है या स्पैम ही होते हैं? सर जो सर्विसेज दे रहे हैं फेसबुक, नहीं नहीं उनसे ना लें। अगर वो गिग रैंक कर सकते होते तो अपनी गिग रैंक कर लें, आप लोग गिग क्यों रैंक करने आए हुए हैं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये गपशप लंबी तो नहीं हो जाती? इससे थक जाते हो या आप लोग समझते हो या क्या ये बंदा टाइम जाया कर रहा है, टू दी पॉइंट चीजें बताए, या ये ठीक है? अच्छा मैं बता रहा था कि कैनवा से वीडियो कैसे डाउनलोड होती है। अब फॉर एग्जांपल कैनवा के ऊपर ये एक वीडियो है, इसे डाउनलोड करने के लिए ये वीडियो मैंने फॉर एग्जांपल डाली, जिसको अगर मैं प्ले करके देखूं तो वीडियो के अंदर ये मौजूद है। और अगर इसको मैंने डाउनलोड करना है तो मैं आऊँगा शेयर पे, शेयर के बाद आऊँगा मैं डाउनलोड पे, और यहाँ पे से मैं पीएनजी की बजाय सिलेक्ट कर लूँगा MP4 वीडियो। अब जब इसको आगे मैं डाउनलोड करूँगा, ये MP4 वीडियो के अंदर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा।
डाउनलोडिंग प्रोसेस हो रही है और अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर में जाके डाउनलोड में जाके PNG की बजाय MP4 करें और सिंपली डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड का ऑप्शन आया। अब इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। आप लोग पता नहीं कैसे डाउनलोड करते हैं और कहते हैं ये हमारे से डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक्सपायर डोमेन बैकलिंक्स भी हो गया। अब आ जाती है बात गेस्ट पोस्ट के ऊपर कि गेस्ट पोस्ट क्या है। गेस्ट पोस्ट ऑफ पेज के अंदर एक अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं अगर गेस्ट पोस्ट को बताऊं, गेस्ट पोस्ट के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक फ्री तरीका भी है, पेड तरीका भी है, और थर्ड तरीका है लिंक एक्सचेंज मेथड। ये 3 तरीकों से आप लोग गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं। गेस्ट पोस्ट वेरी 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 पावरफुल बैकलिंक होता है इसका। नंबर 2, कंटेक्चुअल बैकलिंक होता है। ये कंटेक्चुअल बैकलिंक का मतलब क्या होता है? बैकलिंक फ्रॉम कंटेंट एरिया। ये क्या होता है, कैसा होता है, मैं दिखा देता हूं। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मंथली कितनी ट्रैफिक आ रही है? मंथली जी 4.7 मिलियन की ट्रैफिक आ रही है। अब मैं इस वेबसाइट की किसी एक पोस्ट को ओपन करता हूं, यानी कि एक अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर 4.7 मिलियन की ट्रैफिक है। अब अगर ये मुझे कमेंट का ऑप्शन देता है और मैं कमेंट में कोई बैकलिंक लेता हूं, तो ये कौन सा कमेंट बैकलिंक कहलाएगा? कमेंट बैकलिंक कहलाएगा। और कमेंट बैकलिंक का मैंने कहा था कि इतना पावरफुल बैकलिंक नहीं होता। और 90% जो कमेंट बैकलिंक होते हैं वो नो फॉलो बैकलिंक होते हैं। ठीक है, नो फॉलो बैकलिंक होते हैं। लेकिन अगर इस वेबसाइट के इस एरिया में जहां पे इसने खुद कंटेंट लिखा हुआ है, ये जहां पे कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो इसने सारा कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट में से अगर ये बंदा मुझे बैकलिंक देता है तो इस बैकलिंक को हम लोग बोलेंगे कंटेंट बैकलिंक, कंटेक्चुअल बैकलिंक या गेस्ट पोस्ट बोलेंगे। क्यों ये इतना पावरफुल क्यों है? ये किसी भी वेबसाइट के पेज का वो पार्ट है कि जिसको उसका ओनर कंट्रोल करता है, ना कि ये ब्लॉग कमेंट, फॉरम, प्रोफाइल और इस किस्म के आसान तरीकों से लगता है। यहाँ पे बैकलिंक वही लगाएगा जो साइट का ओनर होगा, और साइट का ओनर किसी वेबसाइट को तब बैकलिंक देता है अगर वो किसी भी हवाले से अथॉरिटेटिव हो, ट्रस्टेबल हो। और अगर इतनी बड़ी वेबसाइट जिसके ऊपर 4.7 मिलियन की ट्रैफिक है, अगर ये मुझे उस एरिया में से बैकलिंक देता है जिसमें से दुनिया का कोई भी बंदा बैकलिंक नहीं दे सकता, ले सकता, सिवाय उस वेबसाइट के मालिक के, तो ऐसे बैकलिंक को हम लोग बोलते हैं अ बैकलिंक फ्रॉम द कंटेंट, कंटेक्चुअल बैकलिंक। वेरी पावरफुल होता है और जिसको हम लोग गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। अब इसके चंद तरीके हैं वहां से बैकलिंक लेना जहां से कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ओनर देता है। एक तरीका उसका फ्री भी है, एक तरीका उसका पेड भी है, और दूसरा तरीका उसका जो है वो लिंक एक्सचेंज का तरीका है। अब इसको आगे देख लेते हैं कि फ्री में हम लोग गेस्ट पोस्ट कैसे ले सकते हैं। फ्री में आप लोग गेस्ट पोस्ट लेने के लिए सेम वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, सर्च ऑपरेटर वाली। कंट्रोल F करें, यहां पे लिखें गेस्ट, अगेन गेस्ट, गेस्ट। गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गेस्ट पोस्ट फ्री में लगाने के लिए गूगल का इस्तेमाल करेंगे, और गूगल के अंदर आप वो आके लिखेंगे साइट, मैं एक सर्च ऑपरेटर लिखता हूं, कॉलन स्पेस इन्वर्टेड कॉमास, यहां पे मैं लिख देता हूं राइट फॉर अस, और उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं हार्ट अटैक।
कि मुझे एक ऐसा आर्टिकल ढूंढ के दो जो हार्ट अटैक से रिलेटेड हो और वहां पे राइट फॉर अस का ऑप्शन हो, मतलब कि वो वेबसाइट ये ऑप्शन और फैसिलिटी देती हो कि कोई भी बंदा उनके लिए फ्री में कंटेंट लिख सकता है, और हम जब उनको कंटेंट लिख के देंगे तो वो हमें फ्री में बैकलिंक लगाने देंगे। राइट फॉर अस, और यहां पे मैं कर देता हूं रेलिवेंट बैकलिंक ढूंढने के लिए अपना कीवर्ड लिख देता हूं कि इसके मुताबिक मुझे कीवर्ड मिले। अब जब मैं सर्च करता हूं तो ये पहली वेबसाइट आई है, इसे ओपन करता हूं, दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूं, तीसरी वेबसाइट ओपन करता हूं, तो यहाँ पे राइट फॉर अस का ऑप्शन मौजूद है और ये आर्टिकल है भी हार्ट अटैक के रिलेटेड, और यहाँ पे ऑप्शन कहाँ मौजूद है, ये ऑप्शन मौजूद है। दिस वेबसाइट allows you to write content for free for themselves। राइट फॉर अस पे क्लिक करें, वो कहते हैं राइट फॉर अस, आप लोग कंटेंट लिखें, किन शराइत पे लिखना है, कैसे लिखना है, हम आपको बैकलिंक देंगे नहीं देंगे, इसके लिखने से आपको हमें फ्री में देने से क्या फायदा होगा, और लिख लेने के बाद वो कहता है हमें इस ईमेल के ऊपर भेजें। तो यहाँ पे हाउ टू सबमिट द रिव्यू, इनकी सारी पॉलिसी लिखी होती है। अगर ये कहते हैं कि हम आप लोगों को बैकलिंक देंगे तो ये अपनी इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर मेंशन कर देंगे कि हम आप लोगों को बैकलिंक दे रहे हैं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कंटेंट इनको लिख के देंगे, और कंटेंट लिखने के बाद आप लोग अपना बैकलिंक भी दे देंगे, तो ये अपनी वेबसाइट के अंदर उस आर्टिकल को खुद पब्लिश करेंगे और आप लोगों को वहां पे से बैकलिंक दे देंगे। अगली वेबसाइट सेम, आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस राइट फॉर CPR हेडक्वार्टर, ये भी कोई ऑप्शन दे रहे हैं। ये और वेबसाइट है, इन्होंने भी टेक आवर कोर्सेज या द टाइटल मॉड्यूल फॉर द हार्ट अटैक है। राइट फॉर अस यहाँ पे सर्च कर लें, कहाँ पे लिखा है राइट। अच्छा तू, मैं बस लेक्चर फ्री करके घर आ रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ। अच्छा यहाँ हो गया, या अगली कोई वेबसाइट देख लेते हैं, ये हो गई, या उसके अलावा ये हो गई। तो यहाँ पे आप लोग राइट फॉर अस के रिलेटेड सर्च करके अलॉट ऑफ रिलेटेड वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्ट कंट्रीब्यूटर्स, अब मजे की बात है इन्होंने सारे के सारे यहाँ पे वो दिए हुए भी हैं, क्या कहते हैं, सर्च ऑपरेटर्स दिए हुए भी हैं, जो मैं चैट के अंदर पेस्ट करने लगा हूँ, आप सब इसको कॉपी कर लें। सेम इन्हीं चीजों को, फॉर एग्जांपल आप लोग बिकम अ कंट्रीब्यूटर लिख लेते हैं, हेल्थ प्लस बिकम अ कंट्रीब्यूटर। अब हेल्थ निच के अंदर आप लोगों को वो ऐसी वेबसाइट ढूंढ के देगा जहां पे राइट फॉर अस की तरफ से तरह से एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रीब्यूट फॉर अस, कंट्रीब्यूटर, बिकम कंट्रीब्यूटर। तो इस बिकम कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूट, कंटेंट कंट्रीब्यूटर, राइटिंग कंट्रीब्यूटर, ये डिफरेंट किस्म के सर्च ऑपरेटर्स हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करते हुए का गेस्ट पोस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी वेबसाइट ने दिए हुए थे, ये एक इन्होंने दिया हुआ था, ये गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, गेस्ट पोस्ट का वर्ड भी आप लोग फाइंड करेंगे, राइट फॉर अस का भी करेंगे, बिकम अ कंट्रीब्यूटर का भी करेंगे, सबमिट एन आर्टिकल का भी करेंगे, कंट्रीब्यूट गेस्ट पोस्ट भी करेंगे, कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग भी करेंगे, बिकम अ गेस्ट ब्लॉगर भी करेंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग गाइडलाइंस, अलॉट ऑफ वर्ड्स हैं कि आप जिनको फाइंड आउट करेंगे, और उनको फाइंड आउट करने के बाद आप लोग किसी भी वेबसाइट के लिए फ्री में कंटेंट लिख के लिए करने के बाद आप लोग वहां से फ्री बैकलिंक ले सकते हैं, अगर आपका कंटेंट उनको पसंद आता है, अगर आप लोग कंटेंट उनको यूनिक, अच्छा, वैल्यूएबल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख के दे सकते हैं। समझ आ गई है इस चीज की, फ्री में गेस्ट पोस्ट कैसे लेते हैं। मजीद गूगल आप लोग कर सकते हैं हाउ टू गेट फ्री गेस्ट पोस्ट, तो आप लोगों को वहां पे अलॉट ऑफ मे बी अदर मेथड्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, वो भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग किसी वेबसाइट से कंटेक्चुअल बैकलिंक ले सकते हैं, अ बैकलिंक फ्रॉम द कंटेंट एरिया ले सकते हैं, a backlink from that area that is controlled by the owner of that website, वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ्री में गेस्ट पोस्ट, कंटेक्चुअल बैकलिंक या आप लोग कंटेंट बैकलिंक ले सकते हैं। अगला तरीका होता है पेड गेस्ट पोस्ट लेने का। पेड गेस्ट पोस्ट को हम लोग बाद में देखेंगे अगर टाइम बचता है।
पहले आ जाते हैं लिंक एक्सचेंज मेथड पे। लिंक एक्सचेंज मेथड, फॉर एग्जांपल मैं गूगल में चलता हूं, मैं यहां पे करता हूं माइनक्राफ्ट मॉड एपीके, और यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं राइट फॉर अस। क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जो क्या कहते हैं फ्री में मुझे दे रही हो और वो भी मुझे माइनक्राफ्ट के ऊपर बैकलिंक दे? तो हाँ जी, एक वेबसाइट मिली है जहाँ पे माइनक्राफ्ट या मॉड एपीके के वर्ड मौजूद हैं या माइनक्राफ्ट का मौजूद है, और राइट फॉर अस के भी फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, तो मे भी आप लोगों को यहाँ से कुछ मिल जाए। हमारी लिंक एक्सचेंज स्ट्रेटजी क्या होती है? हम लोग माइनक्राफ्ट मॉड एपीके सर्च करते हैं, पहली वेबसाइट पे 10 रिजल्ट्स आते हैं, अगले पेज पे भी 10 रिजल्ट्स होते हैं, तीसरे पेज पे भी 10 रिजल्ट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन वेबसाइट्स को एक एक करके ओपन करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, एज सो ऑन। हम लोग एक एक करके इनको चेक करते जाते हैं। अब जब एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, हम लोग उसका ढूंढते हैं कि इसका कॉन्टेक्ट अस का पेज कहाँ पे है। डिस्क्लेमर में आप लोगों को इनका ईमेल मिल जाता है हमेशा, ये देखिए यहाँ पे इनका ईमेल लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं एपी के डन वालों को राब्ता करता हूँ और इस ईमेल के ऊपर अपनी एक ईमेल के जरिए राब्ता करता हूँ और कहता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड टू एक्सचेंज लिंक्स विद ईच अदर? क्या आप मेरे साथ लिंक एक्सचेंज करना चाहेंगे? मैं आपका बैकलिंक लगाता हूं, आप मेरा बैकलिंक लगाएं। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं लिंक एक्सचेंज। आप लोग क्या करेंगे, जिस कीवर्ड के ऊपर आप लोग अपनी गिग, जिस कीवर्ड के रिलेटेड आप लोग अपनी पोस्ट को कीवर्ड बैकलिंक देना चाहते हैं, उसी के रिलेटेड आप लोग सर्च करके, उसी के रिलेटेड लोगों को फाइंड आउट करके, उसी के रिलेटेड उनके कॉन्टेक्ट्स के फुटप्रिंट्स ढूंढने के बाद उनको ईमेल करें और उनको ऑफर करें कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी है, तो मैं तुम्हें बैकलिंक देता हूं, बशर्ते कि तुम भी मुझे एक फ्री में बैकलिंक दो। तो यहाँ पे सक्सेस रेट इस कदर होता है कि आप लोगों को यहाँ पे 20% लोग, 10 to 20% लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं। और अगर आप लोग किसी भी रैंक्ड वेबसाइट में से बैकलिंक लिंक एक्सचेंज की सूरत में लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिकॉज, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा कीवर्ड सर्च किया है और उसके ऊपर जो टॉप रैंक पे लोग मौजूद हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, पहले 30 लोगों को आप लोग अगर ईमेल करके वहां से किसी के साथ सक्सेसफुली ले लेते हैं अपना बैकलिंक, तो आप लोगों ने एक यूं समझे कि एक बड़ी रैंक हुई अच्छी अथॉरिटेटिव वेबसाइट में से बैकलिंक ले लिया, और वो भी फ्री में। बदले में तो दिया तो आप लोगों ने बैकलिंक है। तो अक्सर लोग एक दूसरे के साथ लिंक एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस आप लोगों को तब अच्छे तरीके से मिलती है जब अगर आप लोग अच्छे तरीके से उनसे ईमेल करें, राब्ता करें, उनको अच्छे तरीके से आप लोग बात करें, और अक्सर लोग आप लोगों को उसके बदले में रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहीं पे अब मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं, पेड गेस्ट पोस्ट क्या होती है। पेड गेस्ट पोस्ट के अंदर 110% हम लिंक एक्सचेंज वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। सेम अपना कीवर्ड लिखते हैं, सेम जो साइट्स रैंक होती हैं उनको ओपन करते हैं, उन तमाम के ईमेल एड्रेसेस हम लोग कॉपी करते हैं, उनको ईमेल करते हैं और कहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप मुझे पेड गेस्ट बैकलिंक दे सकें। और आप उनको ये बोलते हैं, मुझे आप लोगों की इसी पोस्ट में से बैकलिंक चाहिए। क्यों? वो रैंक है, इस पोस्ट के अंदर उसको ट्रैफिक मिल रही है, ये पोस्ट उसकी गूगल के अंदर टॉप पे कहीं पे मौजूद है। तो अगर वो राजी हो जाता है आप लोगों को बैकलिंक देने के लिए, तो ईमेल के जरिए आप लोगों को ओके करके प्राइस कोट करेगा कि मैं इतने चार्ज करूंगा। मैं अगर आप लोगों को अपनी और इसकी स्ट्रेटजी दिखाऊं, नहीं मैं नहीं दिखाता। अच्छा चलें, एक मिनट, मुझे इमेज बना लेने दें। असल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, मैं आप लोगों को इमेज बना के दिखा देता हूँ। एक एक चीज, वो चीज दिखाता हूँ जो हम लोग खुद करते हैं, खुद के लिए करते हैं।
ये जी आप मेरी एक तस्वीर देख सकते हैं मेरी गेस्ट पोस्टिंग की। ये इमेज देखें जरा। हम लोग इसी तरह से गूगल एक्सेल के अंदर शीट क्रिएट करते हैं। नंबर 1, हम अपना ये एक कॉलम है जिसके अंदर मेरी वेबसाइट्स के लिंक थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गूगल शीट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग इसी गूगल के अंदर जाके अपना कीवर्ड सर्च करते हैं और उस कीवर्ड के रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स आती हैं उन वेबसाइट्स के लिंक, उनके ईमेल और डेट लगा के आगे लिखते हैं कि इस वेबसाइट जिससे हम बैकलिंक लेने जा रहे हैं इसका पीए कितना है, इसका डीए कितना है, एएचरेफ पे रैंक क्या है और सिमिलर वेब पे इसकी क्या पोजीशन है। और जब हम इनको ऑफर भेज के इस लिंक ईमेल पे भेज देते हैं तो हम लोग लिख देते हैं ऑफर सेंड। जब वो जवाब देता है हमें तो वो कहता है जी मुझे चाहिए $50, मैं फिर बैकलिंक दूंगा। फिर हम लोग उसके साथ करते हैं निगोशिएट और उसे कहते हैं ना भी रे बात सुन, हम पे इतना नहीं कर सकते। डन करते करते जो हमारी प्राइस डन होती है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर वो हमें पेपाल का लिंक देता है। पेपाल के जरिए हम लोग उसको पेमेंट करने के बाद उसको इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भेजते हैं और कहते हैं कि ये देख हमने पेमेंट कर दी है, और वो हम पेड स्टेटस अपनी शीट में लिख देते हैं। फिर वो अपनी उसी पेज पोस्ट में से हमें बैकलिंक दे देता है जिसको हम लोग हर महीने चेक करते रहते हैं क्या बैकलिंक मौजूद है या रिमूव तो नहीं हो गया। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर समझने वाली बात यह है कि हम लोग इनको पेमेंट सिर्फ पेपाल के जरिए करते हैं, क्योंकि पेपाल एक ऐसा सेफ मेथड है कि अगर कल ये हमारा लगा हुआ बैकलिंक डिलीट कर देते हैं तो पेपाल के जरिए हम लोग पैसे रिफंड ले लेते हैं। अगर ये हमें पहले दिन डू फॉलो बैकलिंक देते हैं, चंद दिन बाद ये उसको नो फॉलो कर देते हैं, हम फिर भी रिफंड ले लेते हैं कि तुमने नो फॉलो क्यों किया। तो पेपाल एक ऐसी चीज है कि जिससे हमारी पेमेंट सेफ रहती है। पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं चलता। हम लोगों ने पेपाल, अपने किसी दुबई का दोस्त है वो वहीं पे रहता है, हम लोग उसका बना हुआ पेपाल का अकाउंट यूज करते हैं। जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो पेपाल किसी अब्रॉड किसी बंदे से लेके इस्तेमाल कर सकें, मार्केट के अंदर मेरे ग्रुप है लर्न विद सुहेल सरदार, वहां पे भी जब आप लोग किसी को जाके कहें कि काइंडली मैंने पेपाल की एक पेमेंट करनी है, कोई पेमेंट कर देगा, तो वहां पे बहुत सारे एक्सचेंजर मौजूद है जो आप लोगों को पेपाल के जरिए पेमेंट सेंड एंड रिसीव करने की सहूलत देते हैं, बशर्ते कि वो ट्रस्टेड हो। उनको क्या फायदा होता है, वो जहां डॉलर का रेट 280 रुपया होता है वो 290 रुपया लेके 10 रुपए बचा लेते हैं और आप लोगों की जितनी पेमेंट होती है वो सेंड एंड रिसीव आप लोगों को कर देते हैं। तो बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग के लिए पेमेंट हम लोग हमेशा पेपाल के जरिए करते हैं ताकि हमारी पेमेंट सेफ रहे। कल ये अगर हमारे साथ हरकत करते हैं तो हम लोग इनसे पेमेंट रिफंड ले सकें। गेस्ट पोस्ट की समझ आई है। अब इस गेस्ट पोस्ट का इतना हवा है मार्केट के अंदर, लोग शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं। मैं आप लोगों को गेस्ट पोस्ट टीच करूंगा, गेस्ट पोस्ट क्या होती है, और लोग 20-20, 25-25 हजार रुपया गेस्ट पोस्ट का लोगों को चार्ज करते हैं सिखाने का। यही 3 तरीके हैं, चौथा तरीका नहीं है, लेकिन इन तरीकों के डिफरेंट मेथड, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हर बंदे का अपना हो सकता है, हर बंदे की अपनी अप्रोच हो सकती है। सक्सेसफुल अप्रोच यही है, मैंने आप लोगों को अपना स्क्रीनशॉट दिखा दिया हुआ है, हजारों डॉलर की हम लोगों ने पेमेंट करके बैकलिंक लोगों से लिए हुए हैं। अगर ये बेकार स्ट्रेटेजी होती तो हम लोग क्यों लोगों को पे कर रहे होते हैं? स्टिल अभी तक हम लोग सेम मेथड से बैकलिंक लेते हैं। ये होती है गेस्ट पोस्ट। अगर आप लोग फ्री गेस्ट पोस्ट लेना चाहते हैं, भी मेथड है। सक्सेस रेशो कितनी है, आप 10 बंदे को कहेंगे राइट फॉर अस या एज अ कंट्रीब्यूटर कंटेंट लिख के बैकलिंक लेने के लिए, कोई एक बंदा रिप्लाई करेगा तो करेगा। क्यों? उनको ऑफर देने वाले बहुत ज्यादा है, फ्री में बैकलिंक लगवाने वाले बहुत ज्यादा है। लिंक एक्सचेंज, लिंक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों की सक्सेस रेशो ये है कि आप लोग 20 लोगों को रब्ता करेंगे, कोई 1-2 बंदा राजी होगा कि ठीक है यार देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मे बी वो दे भी दे। गेस्ट पोस्ट की असल जो रूह है, गेस्ट पोस्ट का असल जो मतलब है, गेस्ट पोस्ट को लोग एज अ पेड बैकलिंक मेथड के इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज पावरफुल बैकलिंक, और लोग फ्री लिंक एक्सचेंज या पेड जैसे भी मिलता है लेने की कोशिश करते हैं। और पेड के जरिए आप लोगों का सक्सेस स्कोर जो है वो 20 to 25 to 30% है। आप लोग 100 बंदे को रब्ता करते हैं, 30 बंदा आप लोगों को बैकलिंक देने के लिए राजी हो जाता है।
और 90% लोग यहाँ पे इंडियंस होते हैं जिनका टारगेट होता है साइट पता नहीं कब डी रैंक हो जाए, कोई बात नहीं, चाहे कंपेटिटर है, पैसे तो दे रहा है, बैकलिंक तो दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी, हर बंदे की अपनी अप्रोच। अगर मैं ये कहूं कि आज बैकलिंक की कैटेगरीज के ये तमाम मेथड कंप्लीट हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। अलबत्ता मंडे वाले दिन में आप लोगों को एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक और क्या चीज थी, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और बैकलिंक की रेशो कि कौन सा बैकलिंक कितने परसेंटेज और किस टाइम पे लगना चाहिए, तो ये चीज अब हम मंडे को देख पाएंगे। इतना टाइम अब नहीं बचा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस कर सकूं। हाँ जी, अपने ख्यालात का आप लोग इजहार कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी गेस्ट पोस्ट की समझ आ गई है? ऑफ पेज मुश्किल है क्या, मुझे ये बताएं। बैकलिंक लगाना मुश्किल है, ऑफ पेज मुश्किल है, तो यही है ऑफ पेज। और इसकी इतनी अन्य वाह किस्म की डिमांड है फाइवर के ऊपर। अपवर्क पे चले जाएं आप लोग, इसकी सर्विसेज जाके दें, आप लोगों को क्या कहते हैं, मजा आ जाना है। मुश्किल नहीं है, थोड़ी लेंथी है, पर जहां पे पैसे कमाने हैं वहां पे क्या शॉर्ट और क्या लेंथी। काम करना है भाई, पैसे कमाने हैं, और एक ऐसा स्किल जिसकी इतनी अच्छी डिमांड हो, कौन पीछे हटता है उससे। सर मुश्किल नहीं है, लेंथी है सर। गेस्ट पोस्ट लिंक जो लगाते हैं इससे के जरिए फिर ट्रैफिक आती है। ट्रैफिक आए या ना आए बैकलिंक के, गूगल को रियलाइज हो जाता है अ वेबसाइट दैट हैज 4.7 मिलियन ट्रैफिक इज रेफरिंग द बैकलिंक टू दैट वेबसाइट। इट मींस कि वो वेबसाइट अथॉरिटेटिव है, जिसकी अथॉरिटी को ये तस्लीम करके उसको बैकलिंक दे रहा है। ट्रैफिक आए या ना आए, गूगल उस चीज को देखने के बाद आप लोगों को उसका बेनिफिट देता है रैंकिंग की सूरत में। सर जी आपने कहा था फ्राइडे को रिमाइंड करवा दीजिएगा लेक्चर सेट। हाँ जी मैं करा दूंगा। पैसे कमाने हो तो टाइम और एफर्ट तो लगते हैं, बिल्कुल। सर स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है। आज कुछ इतना देखा ही नहीं कि जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकें। अच्छा जी, उसके बाद है सर एक अच्छा ब्लॉग जिसकी एसईओ अच्छी हो वो कब तक पे करना शुरू कर देता है? इट डिपेंड्स अपॉन योर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करते हुए आप लोगों ने अगर इतना लो कंपेटिटिव कीवर्ड ढूंढ लिया है जिसके ऊपर कंपटीशन ना होने के बराबर है, तो वो 3 4 5 माह के अंदर आप लोगों को बिजनेस करा सकता है। अगर आप लोगों ने एवरेज कंपेटिटिव कीवर्ड उठाया है, कंपेटिटिव कीवर्ड उठाया है, या आप लोगों ने मल्टी निच वेबसाइट उठा ली है, या इसके ऊपर, तो वेबसाइट्स लेती हैं टाइम, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, इवन 1.5 साल। लेकिन ये है कि किसी भी ब्लॉगर का नाइटमेयर, ख्वाब, मुश्किल, परेशानी तब तक होती है जब तक वो एक पहला प्रोजेक्ट रैंक नहीं करता। क्यों? जब तक वो पहला प्रोजेक्ट रैंक नहीं करता वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। मैं उसको सारा दिन बीन बताता, सुनाता, समझाता रहूं, सिखाता रहूं, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बस वो बेचारा लगा हुआ होगा लेकिन अंदर से टूटा हुआ होगा, पता नहीं कब रैंक होती है साइट। जब किसी ब्लॉगर की एक वेबसाइट आसानी से, मुश्किल से रैंक हो जाती है, वो बंदा कामयाब ब्लॉगर है, फिर उसकी ब्रेक नहीं लगती। कॉन्फिडेंट हो जाता है ना। पहले 6 महीने लगे थे, अगली दफा उसको 10 महीने लग जाए, वो मेहनत करता है, वो कहता है मैंने पहले रैंक किया था, मैं अब भी रैंक करके दिखाऊंगा। तो ब्लॉगिंग के लिए आप लोगों को सीखना, इंप्लीमेंट करना, सब्र करना टिल यूर फर्स्ट सक्सेस जरूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला मोटिवेशन दे देता है, निजाम चल पड़ता है। सर हम कैसे चैट जीपीटी वाला लिंक यूज करें? पासवर्ड चेंज हो गया तो है का उसका, मैं आप कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। जो बच्चा चेंज कर गया वो अब मजे करेगा 2 4 दिन। सर चैट जीपीटी फ्री और पेड वाले में क्या फर्क है? फ्री वाला चैट जीपीटी और जो पेड जीपीटी है उसके नामों में एक डिफरेंस है। वो चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी प्लस है। वो फ्री है, उसकी $29 पर मंथ चार्जेस है। वो पेड वाला थोड़ा उससे बेटर काम करता है, वो थोड़ी कम कंटेंट लिख के देता है, वो थोड़ा ज्यादा लिख के देता है। और जो चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है वो आप लोग सिर्फ चैट जीपीटी प्लस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री वाले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर हाउ कैन वी नो अबाउट आवर अटेंडेंस? वो लैब मैनेजर साहब रिप्लाई करेंगे, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। और मेरी एक बात सुन लें
कि काइंडली अब तक जिन जिन बच्चों ने अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं कराई, प्लीज वो अपनी प्रोफाइल सबमिट करा दें, लाजमी है, बहुत ज्यादा। मेरा सवाल मिस हो जाता है। समीना सरफराज पूछे आप, सर लिंक एक्सचेंज मेथड को गूगल रेफर करता है? हाँ, गूगल को एतराज नहीं है। समीना पूछे सवाल, उसके बाद लेक्चर में ऐड करूंगा। अपवर्क नहीं सिखाएंगे हम, सीखेंगे, हम जरूर सीखेंगे। अपवर्क हम लोग जरूर सीखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक चीज हम लोग देखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग। सर अगर फाइवर में ऑलरेडी एक नीच पर गिग बनी हो तो साथ दूसरी नीच पर भी बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। सर आपने कहा था आप टीचर ऑन डॉट का, हाँ मैं वो भी सिखाऊंगा। सर फीडबैक लिंक नहीं शेयर किया तो फीडबैक कैसे सबमिट? वो लैब मैनेजर साहब को पता है, और ग्रुप के अंदर फीडबैक लिंक शेयर हुआ हुआ होगा, आप लोग ग्रुप चेक कर सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। फिर मंडे वाले दिन एसईओ का लास्ट लेक्चर कल ख़त्म करने के बाद आगे फिर हम वापस फाइबर पे आ जाएंगे। एक दो दिन फाइबर को अच्छे से देखेंगे, और आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को किसी तरह से ऑर्डर मिले। और जिन जिन बच्चों को अगर ऑर्डर मिल चुके हैं वो मेहरबानी करके मुझे फेसबुक के ऊपर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट करें, मुझे स्क्रीन शॉट्स दें, मैंने आगे सबमिट करवाने हैं, क्योंकि मुझे पता है 5-7 बच्चों के ऑर्डर्स आ चुके हैं। फेक रिव्यू वाला मेथड अब्दुल्ला पहले काम करता था, एक दो दिन पहले, एक दो महीना पहले उसके ऊपर सख्ती हो गई है, तो वो तरीका ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, जिसके ऊपर मैं बड़ा कम रिप्लाई करता हूँ, बहुत कम, बहुत कम। ये मेरा ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लेकिन ये बंद कभी भी नहीं होता, ऑन हर सूरत होता है। ओरिजिनल नंबर मेरा और है, तो यहाँ पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कम से कम जो जरूरी होता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। छोटी मोटी चीजों के, एक एक चीज के स्क्रीनशॉट लेके मेरे से पूछने वाले बच्चों को मे भी मैं रिप्लाई ना कर सकूं, क्योंकि उसके लिए आप लोगों का ग्रुप है बड़ा, उसके लिए यूबिनी ग्रुप है, उसके लिए हमारा फेसबुक ग्रुप है। छोटी छोटी इंक्वायरी को मैं मे भी ना करूँ एड्रेस, अलबत्ता किसी की अर्जेंट प्रॉब्लम है, किसी का ऑर्डर आ गया या कोई रोला है, तो इस नंबर पे मैं उनको इंटरटेन कर सकता हूँ। ना करूँ भी किसी के साथ कोई गिला नहीं होगा। नंबर जी मैंने भेज दिया, 034464644938। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। अल्लाह।